तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस वक्त हमारे साथ यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जो हैं जुड़ गए हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। ब्रजेश जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी इस बार कितनी सीटें? पिछली बार हम 325 सीटें जीते थे। इस बार उससे अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो अखिलेश यादव तो 400 का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 मार्च का दिन बीजेपी की विदाई का दिन। दरअसल अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड हो गए हैं। सत्ता की भूख में उनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। आप देखेंगे कि केवल अखिलेश यादव जी ही किसी भी मंच पर दिखते हैं। दूसरा, उनकी पार्टी का नेता कोई भी किसी भी मंच पर नहीं दिखता है। वो सोच रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए केवल उन्हीं की समाज काफी है, जबकि सर्व समाज को उन्होंने लगातार उपेक्षित किया है। किसी भी मंच पर उनके सिवाय कोई दूसरे उनके दल का नेता किसी भी समाज का नहीं दिख रहा है। सर्वविदित है कि केवल एक को लेकर के आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। और पिछली सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार माफियागर्दी, गुंडागर्दी, भाई भतीजावाद, बहू बेटी की इज्जत खतरे में डालना, प्लाट मकान दुकान पर कब्जा करना, लोग भूले नहीं हैं। 100% गुंडई हावी थी प्रशासन पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं को प्रदेश से बाहर किया है या जेल में डाला है। पूरी तरह से जो नेटवर्क था ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का, उसे समाप्त किया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 325 से अधिक सीटें जीतकर हम दोबारा सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी चुनाव आयोग ने यह कहा कि 15 जनवरी तक डिजिटली चुनावी प्रचार होगा, इसका अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि यह पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है। पीएम मोदी ने 48 दिनों में 13 रैलियां कर ली उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में, और जब हमारी बारी आई तो आपने रैलियों, रोड शो पे रोक लगा दी। तो आपको देखिए, आपको किसी ने रोका नहीं था। पिछले 5 वर्ष लगातार जब हम सरकार में रहे तो हमने लगातार लोगों से संपर्क बनाए रखा। चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, हमारा पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश संगठन और सभी हमारे मिनिस्टर्स लगातार प्रदेश की जनता के हित के लिए काम करते रहे, उनके संपर्क में रहे। ये लोग बरसाती मेढक की तरह जब चुनाव आता है तभी घरों से निकल करके जनता को आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस बार ये बुरी तरह से फेल साबित होंगे। इनका जो सोचना है, जो इनका सपना है, कभी पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के लोग अभी इनकी गतिविधियों को, इनके कार्यकाल के कार्यों को, कुकृत्यों को भूले नहीं हैं। किस प्रकार गुंडई हावी थी, माफिया लोग हावी थे, सरकारी ठेकों में लूट होती थी और बुरी तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। अपहरण हो रहे थे, रंगदारी मांगी जा रही थी, व्यापारी अपने घरों में अपने दिन भर की जो बिक्री है उसको लेकर जा नहीं पा रहे थे, किसानों की जमीनों पर कब्जे हो रहे थे। लोग भूले नहीं हैं और बहू बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में थी। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी का इन चुनावों में सरकार बनेगी। ये बताइए ब्रजेश जी कि बीजेपी का इन चुनावों में नंबर 1 मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर, काशी विश्वनाथ या विकास? देखिए, नंबर 1 पहला प्राथमिकता किसको देंगे? भारतीय जनता पार्टी विकास, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश की जीडीपी इतनी तेजी से के साथ बढ़ी है कि हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ रही है और बगैर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के हिंदुस्तान का विकास की परिकल्पना करना ही संभव नहीं है। और प्रदेश में जिस प्रकार किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को हम लोगों ने मदद की, उनको मुख्य धारा में लाए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान का कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आज नोएडा में, उत्तर प्रदेश में है। सैमसंग पूरी दुनिया में नोएडा से उत्पादित मोबाइल स्क्रीन का सप्लाई आज कर रहा है। 4 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन ही नहीं हुए, उनको हमने धरातल पर उतारा है। आज उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी को रोजगार मिला है और सबसे बड़ी चुनौती जो उत्तर प्रदेश के सामने थी लॉ एंड ऑर्डर की, उसको हमने समाप्त किया है और कानून व्यवस्था एकदम पटरी पर है। उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि दोबारा अखिलेश और उनकी टीम
जिन लोगों ने किसी को नहीं बख्शा। आपको पता है 2012 में जब अखिलेश यादव जी ने सत्ता संभाली थी तो झांसी में आज तक के पत्रकारों को बंद करके पीटा गया था। जब जब इस सड़क पर निकलते हैं तब तक इनके कुकृत्य जनता कराह उठती है देख करके। मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ जो घटना हुई कोई भूला नहीं है। हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई है, माफियावाद है, सरकारी ठेकों में लूट है, प्लाट मकान दुकान पर कब्जा करना है, भाई भतीजावाद करना है, लेकिन भ्रष्टाचार की चरम सीमा को लागना है। लेकिन जिले जिले में मैं इस बात स्पष्ट कर दूं, जिले जिले में मिनी सीएम खड़े हो गए थे, दलाली खुलेआम हो रही थी। ऐसा कोई जिला नहीं था जहां मिनी सीएम ना उपलब्ध हो और दावे के साथ वो कहता हो कि काम बताइए मैं सरकार से काम करा दूंगा। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त शासन प्रदेश को देने का काम किया है। लेकिन विपक्षी पार्टियां आप पे आरोप लगा रही हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक पक्ष में आप भय का माहौल बना रहे हैं। आप ये लगातार आप पे आरोप लगाया उन्होंने। देखिए मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारतीय संस्कृति को आगे लेकर के चलती है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम आगे लेकर के चलते हैं। हम सबको पता है जब तुर्कों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो भारत के जो प्रतिष्ठित मंदिर थे उनको तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माता अन्नपूर्णा की मूर्ति जैसी सैकड़ों मूर्तियों को विदेशों से लाकर के जब भारत में स्थापित करने का काम किया, जब बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ तो हिंदुस्तान के लोगों में खुशी के आंसू थे। कोई तो ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने भारत की अस्मिता को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को, भारत की संस्कृति को रक्षित ही नहीं किया, उसे आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि ये जो मुद्दे होते हैं, मंदिर, काशी विश्वनाथ, ये तो आस्था के विषय हैं। सरकारों का काम अस्पताल, स्कूल, बेरोजगारी। देखिए आप मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हिंदुस्तान जो है ये आस्था का देश है। यहां आस्था के नाम पर लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं और हमने अपनी आस्था की बदौलत ही भारत की संस्कृति को मुगलों के आक्रमण करने के बावजूद, अंग्रेजों की कब्जा करने की नीति के बावजूद भारत ने आस्था के बदौलत ही भारत की संस्कृति की रक्षा की। आज भी हमने वसुधैव कुटुंबकम के नारे को भूला नहीं है, जबकि हमको हमारे मंसूबों को, हमारे बहू बेटियों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को बाहर भेजा गया, निर्वासित किया गया, लेकिन हमने अपनी संस्कृति की रक्षा की है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य ने हमेशा इसमें अहम भूमिका निभाई है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा अब देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए सब कुछ कार्य किया है। चाहे अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, बाबा काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, काशी को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है और प्रदेश के लोग, देश के लोग चाहते हैं भगवान कृष्ण का मंदिर भी उसी प्रकार भव्य रूप में बने, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि मुख्य विपक्षी दल किसे मान रहे हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या प्रियंका गांधी भी कह रही हैं लड़कियां लड़ सकती हूं? अगर 2017 से आप इसको देखेंगे, 2017 में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया, हम 325 से अधिक सीटें लेकर गठबंधन के साथ सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में, मुझे लगता है कि आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा बहुमत प्रदेश की जनता ने मुझे दिया। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी दल मैदान में नहीं है जिसको हम बराबरी पर कह सकते हैं, हाशिए पर हैं। धीरे धीरे जो लोग अभी सांसें ले रहे हैं, आने वाले चुनाव में 2022 के बाद ये दल भी समाप्त हो जाएंगे। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि आप कानून मंत्री हैं ब्रिजेश जी, प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था को लेकर ही आपके सरकार पे सवाल उठाए हैं। कभी भी घटना होती थी हाथरस में, यूपी में, कहीं भी, तो प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच जाती। वो तो कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना रही हैं। दरअसल प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के राज्य को एक पर्यटन के रूप में देखती है, पॉलिटिकल टूरिज्म वो समझते हैं, जबकि उनको चिंता करनी चाहिए जहां छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां पर राजस्थान जैसे राज्य में, जहां पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में है, वहां उनको जाने की फुर्सत नहीं है। उत्तर प्रदेश में चूंकि उनको लगता है कि यहां पर लोग उन्हें टीवी पर देखना पसंद करेंगे, लोग सोशल मीडिया पर देखना पसंद करेंगे, बिल्कुल उनका सपना पूरा नहीं होगा। यहां उनको दहाई के आगे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं केवल इकाई के अंक में उनकी पार्टी रहने वाली है। हो सकता है कि उनका खाता भी ना खुले। नहीं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी का मुद्दा तो साफ है, विकास को लेकर है, राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ है। प्रियंका गांधी कह रही हैं 40% टिकट महिलाओं को मिलेगा, तो उन्होंने अपने वोट बैंक को
सीधा तौर से संकेत दे दिया कि मेरा वोट बैंक ये है। दरअसल उनका जब भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। हम सर्व समाज को साथ लेकर के, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी ने जो भी कहा है केवल लोगों को गुमराह करने की नीयत से कहा है। अगर उनको इतनी ही चिंता है तो कृपया वो अपने शासित राज्यों में इन बातों को लागू करके दिखाएं, तब लोग भरोसा कर पाएंगे। यहां पर ख्याली पुलाव पकाने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।